नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का आपको इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। हर रोज 8 बजे IBN 7 पर सवाल और जवाब का चलेगा दौर। अब से लेकर अगले आधे घंटे में आज के सबसे बड़े मुद्दे पर हम करेंगे अपने खास मेहमानों से बड़े सवाल। हम तो पूछेंगे में 8 बजे हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आतंकवाद पर पोल खुलने की डर से बातचीत से भागा पाकिस्तान? इस पर हम करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट कि शिमला समझौते की स्पिरिट को बनाए रखते हुए सरताज अजीज साहब, आप हुर्रियत को या किसी भी अन्य को तीसरा पक्षकार मत बनाइए। भारत से हारने के बाद शिमला समझौते को मजबूर हुआ पाकिस्तान, लेकिन अब उससे भागने लगा है। आपसी विवाद को निपटारे के लिए हमेशा उसे तीसरे पक्ष की तलाश रहती है। आतंकवाद पर रूस के उफा में समझौते को मजबूर हुआ पाकिस्तान, लेकिन आतंकवाद पर कलई खुलने के डर से दिल्ली में NSG स्तर की बातचीत में हिस्सा लेने से मुकर गया पाकिस्तान। असल में ये पाकिस्तान तो भगोड़ा है। क्यों बातचीत से भाग खड़ा हुआ पाकिस्तान? इसकी वजह है बातचीत में पड़ोसी मुल्क को सौंपने के लिए भारत के पास थे पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को शह देने के पक्के सबूत, सरहद पार से आतंकियों के घुसपैठ के सबूत, पाकिस्तानी फौज और हुकूमत की तरफ से आतंकियों को संरक्षण, मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को संरक्षण, भारत में खून खराबे के लिए भेजा गया जिंदा आतंकी नवेद, यानी दुनिया भर में खुद को आतंकवाद का भुक्तभोगी बताने वाले पाकिस्तान की पक्के सबूतों के आधार पर कलई खुलने वाली थी। यही वजह है कि पाकिस्तान बातचीत से भाग खड़ा हुआ। बातचीत के इस रुख से चिंतित अमेरिका ने हताशा जताई है। अमेरिका को उम्मीद है कि दोनों देश फिर से बातचीत की मेज पर बैठेंगे, लेकिन क्या भगोड़े की वापसी ऐसे हालात में होगी? हम तो पूछेंगे में सवाल एक बार फिर जो आपसे हम पूछ रहे हैं वो ये, क्या आतंकवाद पर पोल खुलने के डर से ही बातचीत से भागा पाकिस्तान? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस N और अपनी राय हमें 51818 पर SMS कर दीजिए। इसके अलावा आप #HTP इसके जरिए ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी राय आप रख सकते हैं। आपकी राय हम इसी शो में दिखाएंगे। खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बीजेपी के नेता और सांसद अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कॉमोडोर GJ सिंह, रणनीतिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी, और साथ ही साथ पाकिस्तान से जुड़ने वाले हमसे थोड़ी सी देर में वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिखार शिराजी। और मुझे बताया जा रहा है कि शिराजी साहब पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। शिराजी साहब, पहला सवाल आप ही से, पाकिस्तान बातचीत करने से क्यों कतरा गया? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पहले जब NSA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बात नहीं की कि इस बार क्या होगा। पहले उन्होंने कहा कि अगर अभी बात नहीं हो पाई तो हम न्यूयॉर्क में भी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान जाहिर है पहले से तैयार था। लेकिन मेरा ख्याल में तो ऊफा में सफारतकारी बुरी तरह नाकाम हुई है। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन वहां पे आया है उसके अंदर ऐसी एक मुबहम उसको बनाया गया, उसके अंदर एक ऐसी कंफ्यूजन रखी गई है कि सुषमा जी ने जिस ताकतों की तरफ इशारा किया है शायद उनको मौका दिया गया है कि सारे अमल को खराब करें। तो मेरे ख्याल में अगर ऊफा के अंदर बेहतरीन अंदाज में एक क्राफ्टिंग की जाती इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन की, तो मेरे ख्याल में आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आज दुनिया में पाकिस्तान भी मजाक बना है और हिंदुस्तान भी। 2 न्यूक्लियर पावर, और पाकिस्तान को तो छोड़िए, हिंदुस्तान की तो बहरहाल एक दुनिया में स्टेचर है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन पैगाम दुनिया में यही गया है कि दोनों देश इस काबिल ही नहीं है कि डायलॉग टेबल पे बैठ सकें। और आज हमें अमेरिका की तरफ से एडवाइस मिल रही है कि फिर से आप दोबारा मुज़ाकरात की तरफ जाइए। साथ में मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद का बड़ा फुकदान है, ट्रस्ट नहीं कर एक दूसरे देश एक दूसरे के ऊपर। लगता यही है कि दोनों को यह खतरा है। जी, आपका समय पूरा हुआ, सबको 1-1 मिनट हम दे रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी, एक काम जो बिना बोले किया है इफ्तिखार शिराजी साहब ने, वो उन्होंने सीधे सीधे भारत को ब्लेम नहीं किया।
उन्होंने कहा दोनों को देखने की जरूरत है। पूरी दुनिया आज दोनों के बारे में जब सोच रही होगी तो वो यही सोचेगी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो थी, ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत तो थी, जो दोनों देश नहीं कर पाए। अर्जुन राम जी। आकाश जी, जब ऊफा में एग्रीमेंट हुआ तो उसमें सिर्फ एक बात थी कि टेरर पे या आतंकवाद पे जो हिंसा हो रही है उस पर बात होगी। पाकिस्तान ने 22 दिन बाद तो जवाब दिया और उसके बाद एक पैंतरा फेंक दिया कि हुर्रियत के नेताओं के साथ बात कर रही। तीसरा पक्ष कहां से आ गया? मेरा जो मानना है उसमें यह मानना है कि पाकिस्तान अपने अंतर्विरोध से जूझ रहा है और वो जो आतंकवाद से जो जूझ रहा है उसने देखा कि कश्मीर का राग इलाप करके पाकिस्तान की जनता का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा किया और पाकिस्तान ने जो ये विश्वास तोड़ा है उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ऊफा में ये दोनों नेता, भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, करीब करीब 50 मिनट मिले और उसके बाद तय हुआ कि चलिए एनएसए लेवल की वार्ता तो अपन शुरू करते हैं और वो एनएसए लेवल की वार्ता में कंबोजी डायलॉग, कश्मीर। ठीक है, सबके पास एक मिनट। संजय झा, आपके पास आ रहा हूं। क्या सुषमा स्वराज ने जो एक बात कही कि आप डॉसियर अगर लाएंगे तो हम जिंदा आतंकवादी, लाइव टेररिस्ट आपके सामने खड़ा कर सकते हैं, ये एक कारण था और ऐसे कुछ और भी कारण थे। पाकिस्तान को लगा कि वो घिर जाएगा, बातचीत ना हो तो ही बेहतर है। नहीं, देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ऊफा के बाद आपने देखा है कि गुरदासपुर में आतंकवाद हमला हुआ, उधमपुर में भी वही हुआ। कितने लोगों की जानें गई हैं। पिछले एक साल में लगभग 860 क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस हुए। तो यहाँ पर हालात ऐसे थे कि यहाँ पर हमने क्यों, भारत सरकार, मोदी सरकार ने क्यों एक एनएसए लेवल का टॉक्स के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान को, ये हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि हालात सही नहीं थे। बातचीत करना ये दोनों देशों के हित में है, परंतु हालात को देखते हुए ये सरकार क्या उम्मीद कर रही थी, क्या अपेक्षाएं थी, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यही कहा कि यदि हालात ऐसे हैं तो इसमें आप बातचीत न करें, क्योंकि बातचीत करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसमें कोई, दोनों देश प्रगति नहीं कर पाएंगे। अब यही सच्चाई है कि देखिए, यहाँ पर भारत के सामने एक बहुत बड़ा जो मसला यह है कि आपको एक विदेश नीति चाहिए, विदेश नीति है नहीं। अब आपका एक मिनट पूरा हुआ, अब मैं आ रहा हूं कॉमोडोर जीजे सिंह आपके पास में। भारत और पाकिस्तान की बातचीत का टूटना, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए? आपका एक मिनट शुरू हो रहा है अब। इसका नतीजा पहले बताने से मैं ये कहना चाहता हूं कि कल हमारी एक चैनल ने ऐसा प्रूफ दिया पाकिस्तान को कि उसकी वजह से वो कह रहे थे पिछले 20 साल से कि दाऊद इब्राहिम कराची में नहीं है, कराची में होने का पूरा दावा कर दिया। उसकी कंपनी का टेलीफोन, जो पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उसका बिल दिखा दिया और साथ में पासपोर्ट दिखा दिया। उससे पाकिस्तान बिल्कुल डर गया, बेनकाब हो गया और दुनिया को विश्वास हो गया कि पाकिस्तान को किसी भी पॉलीग्राफ टेस्ट का, लाई डिटेक्टर का नहीं चाहिए, कोई उसको टेस्ट नहीं चाहिए, वो झूठ ही बोलता है। तो इसकी वजह से वो भाग दौड़ गया। अभी इसका इफेक्ट ये होगा कि पाकिस्तान जहां पे भी जाएगा वो हमको हमारे ऊपर एक्यूजेशन डालेगा और इसके साथ ये बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी कहे उसका सोल पर। आपका एक मिनट पूरा हुआ और अब मनोज जोशी जी आपके पास आ रहा हूं मैं। आपका एक मिनट शुरू होने वाला है, लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा यही है कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक कि क्लियर नहीं हो जाए कि कारण क्या था, गड़बड़ कहां हुई, आपके हिसाब से भारत की गलती कहां हुई, पाकिस्तान की गलती कहां हुई? देखिए, उफा की जो मीटिंग थी और जो वहां समझौता था वो भारत के कहने पे किया गया, मतलब भारत ने उसका इनिशिएटिव लिया। तो ये हमारा फर्ज बनता था कि हम किसी भी तरह से उस ये जो मीटिंग थी एनएसए की मीटिंग को, इसको कामयाब बनाते हैं। परंतु हमने जो है एक बहुत ही मामूली प्रोसीजरल मामले पे, मतलब ये हुर्रियत के मामले पे जो है वहां पे एक रेड लाइन बना दी। हमने कहा कि अगर आप हुर्रियत से बातचीत करते हैं तो आपसे हम ये एनएसए की जो वार्ता है इसको हम रद्द कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि हमने जो अपना फर्ज पूरा नहीं निभाया, क्योंकि ये हमारे, जहां तक कि आतंकवाद का सवाल है, हमारे पास कई सबूत हैं। इस समय हमारे पास सबूत हैं, हम सबूत पेश करते हैं। हमारे पास एक जिंदा आतंकवादी है और हाल में आपने देखा है कि कॉमनवेल्थ
पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने अपनी मीटिंग को वहां कश्मीर में कैंसिल कर दिया। ये कई ऐसे मुद्दे थे कि भारत के पक्ष में एक वातावरण बन रहा था, उसको हमने बहुत ही मामूली तरह से और बहुत ही कमजोर तरह से उसको हमने धकेल। ठीक है, आप सभी मेहमानों के 1-1 मिनट पूरे हुए। अब एक ओपन कर रहा हूं डिबेट सबके लिए। सबसे पहले शिराजी साहब आपके पास आ रहा हूं, और उसका कारण यह कि अभी मनोज जोशी जी ने बड़ी ही फ्रैंकली ये बात मानी कि भारत से गलती उनको कहां लगता है हुई। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान से गलती कहां पर हुई? पाकिस्तान से गलती नहीं हुई मेरे ख्याल में। पाकिस्तान की सरकार एक दबाव में थी, और दबाव ये था कि अगर आप भारत जा रहे हैं तो कश्मीर के मुद्दे पर जरूर बात कीजिए। साथ में अगर ये टीजिंग पॉइंट था इंडिया के लिए कि वहां जाके आप हुर्रियत लीडरों से मिलते हैं तो ये सारा मामला जो है खराब हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर ये यहाँ से किया भी गया है तो जो प्लॉट बिछाया गया है बिल्कुल भारत उसके अंदर जबरदस्त तरीके से आया और सारा का सारा मामला डिसमेंटल हो गया है। अगर मैं भारत की सरकार में होता और मैं वहां बैठा होता तो यकीनी तौर पे मैं मशवरा देता कि देखे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, बीजेपी की सरकार थी, मुशर्रफ से हुर्रियत क़यादत मिली थी, कोई पहाड़ नहीं टूटा था, कुछ भी नहीं हुआ था। साथ में अगर ये कश्मीर को एजेंडे पे लेके आते हैं पाकिस्तानी एनएसए तो मैं कहता कि आप जरूर लेके आइए, लेकिन जब डायलॉग टेबल पे बैठते हैं तो मैं कहता कि सॉरी मिस्टर सरताज अजीज, आज के दिन हम इस मामले पे, हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। फिलहाल हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे। ये मुद्दा कहीं आप शक्ति खाजा लेवल पे तो उठा सकते हैं, लेकिन आज के दिन आप नहीं उठा सकते। तो बड़ा बेहतर तरीका होता, उससे होता क्या कि आज जग घसाई भी ना होती, ना भारत की ना पाकिस्तान की। अब देखिए कि 23 अगस्त को आपने खत लिखा, मेरे ख्याल में भारतीय सरकार को भी चाहिए था कि जब 23 अगस्त को आप खत लिख रहे हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत को कहते आप कि भाई आप आइए जरूर, लेकिन अगर आपने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से मिलने की बात की तो फिर मत आइए। बेहतर होगा कि आप ना आए। तो कंडीशन 23 अगस्त के 23 जुलाई के लेटर में लिख दी जाती, लेकिन वहां पे भी कंफ्यूजन रखा गया। तो मेरे ख्याल में ये जो कंफ्यूजन था उससे उन एक्टर्स को पार्ट प्ले करने का मौका मिला कि जो इस मुज़ाकरात को खराब करना चाहते थे। इफ्तिखार साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, आप एस्टेब्लिशमेंट में भी लोगों से बात कर रहे होंगे। खास तौर पे दाऊद इब्राहिम का जिस तरह से 2012 का फोटो रिलीज किया गया जो इंडियन एजेंसीज के पास है, अखबार के जरिए आया, और जो दूसरा 2015 अप्रैल का बिल दाऊद इब्राहिम का क्लिफ्टन के एड्रेस पे, जो कि दाऊद इब्राहिम की वाइफ के नाम पर है फोन, उसका होना, सारे ओवरसीज कॉल डिटेल्स होना उसके अंदर, ये किस तरह से देखा गया पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के अंदर? देखिए, मैं एक बड़ी फेयर बात करूंगा कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर एक अंदर के पेजेस के ऊपर सिंगल कॉलम खबर से ज्यादा दाऊद इब्राहिम डिस्कस नहीं होता। रह गया मामला ये कि क्योंकि भारत की सरकार ऑफिशियल फोरम के ऊपर इस मुद्दे को नहीं उठाती, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ बैठे हैं, ये पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग इन कैमरा होती है, कहीं भी इस मुद्दे के ऊपर कभी भी बात नहीं होती। वजह उसकी ये है कि भारत की सरकार जब दो तरफा मुज़ाकरात कभी होते भी हैं, या पिछले दिनों जब भारत के सेक्रेटरी खारजा सार्क टूर के ऊपर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने दीगर मसाइल तो जरूर उठाए हैं, लेकिन उसके अंदर भी कहीं दाऊद इब्राहिम के मामले को नहीं उठाया गया। तो जब भारत की सरकार इस मामले को कमोडोर जीजे सिंह, आप इससे सहमत हैं कि ये मुद्दा सिर्फ क्या भारत ने अपने मीडिया के लिए उठाया था? नहीं, ये तो नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जैसे जोशी साहब ने कहा है और संजय झा साहब ने कहा है, मैं उनकी लाइन में थोड़ा सहमत हो रहा हूं, मगर मैं ये चीज ऐड करना चाहता हूं कि कोई भी जब बातचीत डायलॉग होता है तो उसके अंदर जबान की जो जिसे कहते हैं एक अच्छा माहौल होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि एक्यूजेशंस एक दूसरे ऊपर बहुत ही ज्यादा हुई हैं, जिसके साथ जबान का जो, क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप टेबल के ऊपर आते हैं, निगोशिएशन टेबल या मेज के ऊपर आते हैं, वहां से तो एक दूसरे से बात करनी होती है। अगर वो पहले ही जबान जो है वो उसका माहौल खराब हो जाए तो फिर बात आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि एक तरीके से हमको भी थोड़ा रेस्ट्रेंट होना चाहिए था। अगर ये थोड़ा रेस्ट्रेंट रहता तो हो सकता कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सरताज अजीज साहब आ जाते, बिकॉज कल सुबह तक मुझे ऐसे लग रहा था कि वो आ जाएंगे, मगर
ये जब हमारी एजेंसीज ने उसको नकाब किया अपने दाऊद अब्राहम, उसके साथ बहुत ही हमारी दोनों साइडों अर्जुन राम मेघवाल जी, एक बात बताइए कि यूएई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे तो उनकी बात से और बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के साथ, नाम लिए बगैर पाकिस्तान का, जो भी होगा बातचीत के जरिए होगा, बातचीत होती रहनी चाहिए। तमाम प्रोवोकेशंस के बावजूद ट्रैक पर रही टॉक्स, आखिरी क्षण पर कहीं गड़बड़ हो गई। अब सरकार के अंदर सोच क्या है? नहीं, देखिए आकाश जी, मैं कह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो टेंस हैं ही और टेंस रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी वार्ता होती रही है। लेकिन अब की बार जो उन्होंने पाकिस्तान ने धोखा दिया और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जबान का या एग्रीमेंट का विश्वास नहीं कर पाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मेरे ख्याल में सेना से कहीं न कहीं गाइड होते हैं और पाकिस्तान की जो वो फोर्सेस हैं जो आतंकवाद से भारत से वार्ता नहीं करना चाहती उससे गाइड होते हैं। इस वजह से ये वार्ता अटकी है। और ये हुर्रियत का विषय जो बीच में लाए, ये लाने की जरूरत ही नहीं थी। पहले वो आतंकवाद में बात करते और पाकिस्तान भी परेशान है आतंकवाद से, इसलिए वो अगर वार्ता करते तो पाकिस्तान में हित में रहता। जो उसने वार्ता नहीं करी इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का साख गिरी है, पाकिस्तान की क्रेडिट गिरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रूलिंग पार्टी बीजेपी की बात इफ्तिखार शिराजी साहब आपने सुनी, साथ ही साथ थोड़ा इंडिया का मूड भी बता दूं। ट्विटर के ऊपर कुछ रिप्रेजेंटेटिव मैसेजेस हमने निकाले हैं। ज्योति कुश लिख रहे हैं, अगर पाकिस्तान को सवालों का जवाब देना होता तो वो बातचीत से भागता ही क्यों? एक बात। दूसरा, जो एक और ट्विटर पे बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस आए, मैंने एक उठाया शिववीर सिंह का, @शिववीर सिंह लिखते हैं, जब पाकिस्तान में ओसामा मारा गया तभी सारी पोल खुल गई थी। तो इंडिया में जो परसेप्शन है वो ये है कि पाकिस्तान पे आप विश्वास नहीं कर सकते। और ये सुषमा स्वराज ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वाजपेयी जी इतने खुले दिल से गए पाकिस्तान, लेकिन जो उन्हें मिला वो कारगिल का धोखा था। तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है इफ्तिखार साहब। देखिए, एक तो ये कि ऊफा में जो कुछ हुआ वो अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट नहीं। हमें समझने की जरूरत है। हम बार बार ऊफा की बात करते, ऊफा में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, तो कोई एग्रीमेंट नहीं था कि जो दोनों मुल्क देशों पे लाजिम था कि उसकी पाबंदी करनी है। साथ में देखिए, अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूं, इंडिया को मसला है, इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान से। अब करना क्या है कि आपने पाकिस्तान को डायलॉग टेबल पे लेके आना है। अगर आप पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वो डायलॉग टेबल पे आएगा, तो अगेन इंडियन पर्सपेक्टिव से वो तो नहीं आएगा। तो अब किसकी जिम्मेदारी बनती है? यकीनी तौर पे इंडिया की जिम्मेदारी बनती है। तो होना यही चाहिए। संजय झा, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अब जिम्मेदारी जो है भारत की है कि वो पाकिस्तान को टेबल पे लेकर आए? नहीं, देखिए आकाश जी, यहाँ पर जोशी जी और सिंह साहब ने जो कहा है मैं इनके साथ पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए मसला क्या है, यदि हमने हुर्रियत को इतना उनको अहम बना दिया है, क्योंकि यदि आप जम्मू कश्मीर की चुनाव को देखिए, चुनाव के नतीजों को देखिए, तो वहां पर कितना लोकल पार्टिसिपेशन कितना हाई था, कितना वोटर टर्नआउट कितना हाई था। यही तो हमारे प्रजातंत्र की खूबियत है। और यहां पर यदि हुर्रियत को हमने अचानक इतना यदि इंपॉर्टेंस दे दिया है, तो आप ये सोचिए, आप पूछे निहाल जी से कि ये हमने ये रेड लाइन बना दिया है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट ये पाकिस्तान का भी रेड लाइन वही हो गया। अब हम कहते हैं कि आप हुर्रियत से बात मत कीजिए, नहीं तो हम बातचीत नहीं करेंगे आपसे। और वहां सरताज अजीज भी कह रहे हैं कि यदि हम उनसे बात, हुर्रियत से हमको आप इजाजत नहीं दीजिएगा तो हम बात नहीं करेंगे। तो रेड लाइन तो एक कॉमन हो गया। तो अब यही पूछना होगा कि अब भविष्य में फिर बात होगा कैसे। अब यहां पर फिर होगा कि किसी को तो बैक ट्रैक करना पड़ेगा। कौन बैक ट्रैक करेगा और क्यों? तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें एक जो हमारे पास जो एक जो विकल्प था वो ये था कि आप टॉक्स को पोस्टपोन कर देते। और वैसे भी आप देखिए कि इस वक्त यदि हुर्रियत के कोई लोग पाकिस्तान से बात करना चाहें तो आजकल के जमाने में वो आप कोई इंटरनेट का कोई कनेक्शन हो तो वो गो टू मीटिंग हो या कोई स्काइप से तो बातचीत होती ही रहती है। उस पर आप कितनी आपने इंपॉर्टेंट चीज बोली। तो मैं समझता हूं कि साहब आपके पास भी आ रहा हूं मैं, चाहिए। थोड़ा सा मैं ये भी बताऊं कि फेसबुक पर किस तरह के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। मिथिलेश कुमार सिंह लिखते हैं, पाकिस्तान की पोल तो कब की खुल चुकी है, हम लोग बदलाव की आशा क्यों लगाए बैठे, हम क्यों सोचते हैं कि पाकिस्तान बदलेगा। और मनोज झा लिखते हैं, इस बार पाकिस्तान के सामने भारत के अजीत डोभाल थे, उसको डर था कि डोभाल कई ऐसी चीजें सामने ना रख दे कि पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए। मनोज जोशी जी, आगे बढ़ने के पहले आपके पास आ रहा हूं,
क्या भारत को अब वो स्टेज आती जा रही है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके, जैसे हम सार्क में पाकिस्तान साथ नहीं आ रहा तो ठीक है उनको पीछे छोड़िए, बाकी देशों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, भारत क्या इस सोच पर अब आगे बढ़ने वाला है? देखिए, ये हम पहले इसकी कोशिश कर चुके हैं। हमने एक बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जी। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका करके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था बिम्स्टेक, कि पाकिस्तान को पीछे छोड़ दें। जरूर आप अगर छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, पर पाकिस्तान फिर भी भारत के लिए खतरनाक एक संस्था है। हमारा जो लक्ष्य है वो पाकिस्तान में बदलाव लाने का है, कि पाकिस्तान जो है एक किस्म का नॉर्मल मुल्क बन जाए। तो हमारी पूरी कोशिश, हमारी जो कूटनीति है उसी दिशा में होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं, ये अक्सर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की पोल खुल जाती इसलिए वो वार्ता से भाग गया है। मैं कहता हूं अगर पोल खुलनी होती तो आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, सामने रख दीजिए सब दस्तावेज। तो ये पोल खुलने की क्या बात है? ये तो कुछ अजीब सी बात है कि केवल क्या डोवाल साहब जो है सरताज अजीज को वो डॉसियर देते, अब वो कल जो है इंडियन मीडिया के सामने वो डॉसियर रख सकते हैं, दुनिया के सामने वो डॉसियर रख सकते हैं। तो इसमें भागने की क्या बात है? सवाल ये है यानी आप कह रहे हैं एंगेजमेंट तो करना ही होगा दोनों देशों को? बिल्कुल एंगेजमेंट करना होगा, आज नहीं तो कल। मेघवाल साहब, अब स्कोप का है क्या? न्यूयॉर्क के बारे में कोई सोच है सरकार की, या थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड देगी अब सरकार कि कुछ टाइम तक कुछ भी मत करो? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आतंकवाद से भारत भी परेशान है और पाकिस्तान भी परेशान है। बेशक आतंकवाद पे चर्चा करनी चाहिए थी, ये नहीं करके पाकिस्तान ने बड़ी भूल की है। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान में जो दूसरे अंतर विरोध चलते हैं उसका ध्यान बंटाने के लिए पाकिस्तान हुर्रियत को आगे लाया। भारत के रिश्ते बांग्लादेश से ठीक हो रहे हैं, नेपाल से ठीक हो रहे हैं, भूटान से ठीक हो रहे हैं, श्रीलंका से ठीक है, इसका भी डर पाकिस्तान को लग रहा है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होने चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही पाकिस्तान बार बार धोखा देता रहेगा तो मुझे लगता है कि वार्ता का ये जो क्रम है इसमें भी झटका लग सकता है। इफ्तिखार शिराजी साहब, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट में अंदर सोच क्या है? हालांकि उसका थोड़ा सा इंडिकेशन हमें मिल गया था जब एनएसए सरताज अजीज साहब ने कहा था कि अभी न्यूयॉर्क का एक मौका आगे है। देखें, मैं उससे पहले कि एस्टैब्लिशमेंट क्या कहते हैं, मैं 3 स्टेप्स बताता हूं कि जो करने चाहिए। एक तो ये है कि भारत और पाकिस्तान को चाहिए कि दोबारा बैकडोर डिप्लोमेसी पे चले जाएं। इससे पहले जब कंपोजिट डायलॉग हुआ तो उसके लिए जो ग्राउंड बना तो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए बना था। साथ में यह है कि अगर भारत की सरकार अगर यहाँ पे एक फौजी सदर के साथ मुज़ाकरात के लिए बड़ा खुले दिल का मुजाहरा कर सकती है तो पाकिस्तान के अंदर सिविल गवर्नमेंट इस वक्त है, और आपको पता होना चाहिए कि सिविल गवर्नमेंट के ऊपर बड़े प्रेशर्स होते हैं। सिविल गवर्नमेंट के लिए स्पेस किसने क्रिएट करनी है? वो भारत की सरकार ने करनी है। अगर भारत समझता है कि पाकिस्तान को बदलना है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में सिविल गवर्नमेंट के लिए स्पेस आपने बनानी है, कुछ आपको रियायतें देनी होंगी, कुछ ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होगी जिससे पाकिस्तान की सिविल सरकार के लिए मौका बने कि कुछ परफॉर्म कर सके। अगर साहब थोड़ा सा रुकिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट चीज बोली यहाँ पे, आप इंडिकेशंस में चीजें बोल रहे हैं। मेघवाल साहब, फौज एक तरफ है पाकिस्तान की और दूसरी तरफ सिविलियन गवर्नमेंट है। सिविलियन गवर्नमेंट को एंगेज करते रहिए और उतनी स्पेस दीजिए उसको कि वो आगे बढ़ सके और उसके रास्ते में कोई अड़ंगे ना लगाए। ये एक मैसेज शिराजी साहब इंडिकेशंस में दे रहे हैं। देखिए, ये मैसेज भी है, वैसे सबके ध्यान में, हमारे भी ध्यान में है कि पाकिस्तान में जो फौज है उसका इंटरफेरेंस ज्यादा है। वो कम हो तो पाकिस्तान के जो जुमरियत के लोग हैं वो वार्ता करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में फौज का और आईएसआई का जो इंटरफेरेंस है वो पाकिस्तान की साख को निरंतर गिरा रहा है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के मीडिया में बराबर आया कि पाकिस्तान के पलड़ा कमजोर है, भारत का पलड़ा भारी है, पाकिस्तान इस समय वार्ता क्यों कर रहा है। इसका प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ा और पाकिस्तान ने बीच में एक कंडीशन हुर्रियत की डाल करके पाकिस्तान ने अपनी साख गिराई है। फिर भी मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, और अगर विश्वास लायक कोई बात पाकिस्तान आगे करेगा, अब जो बॉल है वो पाकिस्तान के पाले में है और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि जिस तरह से भारत सरकार पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंध ठीक करने में लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ भी हम संबंध ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा ही धक्का देता रहा, ऐसे ही विश्वास तोड़ता रहा,
तो भारत जो है अब राष्ट्र हित को सर्वोपरि पर मान करके और कोई आगे निर्णय लेने की कार्रवाई करेगा। शिराई साहब एक बात समझाइए, कुछ लोग इस पर भी एम्फसाइज करते हैं कि मोदी जी और नवाज शरीफ साहब के बीच में कम से कम कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग और काफी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, लेकिन जो अंदर के स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के, शायद वो इतने ज्यादा हो गए सिविलियन गवर्नमेंट और फौज के बीच में कि उसके कारण ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। क्या आपको विश्वास है कि ऐसा कोई मैजिक है नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब के बीच जो फिर वापस साथ में ला सकता है दोनों को? देखिए, मेरा ख्याल में पहले मरहले पे तो चाहिए कि अगर दोनों तरफ से चीज हो रही है तो खुले दिल के साथ LOC के ऊपर आपको सीज फायर को एक मेंटेन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मोदी सरकार को भी चाहिए और सबसे पहली चीज तो शायद यही चाहेंगे खास तौर पे वो लोग जो वहां रहते हैं। जी, सुबह शाम बम बरसते मेरे ख्याल में पहला स्टेप तो ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि राब्ते नहीं तोड़ने चाहिए दोनों देशों के दरमियान। अगर सिविल सतह के ऊपर भी राब्ते बाकी रहते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा और मेरे ख्याल में ये चीजें आगे चलेंगी। और सेकेंडली ये है कि मेरे ख्याल में अब चीजों को मीडिया में लाने से बेहतर यह है कि बैकडोर के जरिए अगर एड्रेस करने की कोशिश की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मीडिया में चीजें आने से गड़बड़ी होती है क्योंकि यहाँ पे लगता है कि दोनों देशों के दरमियान एक जंग चल रही है और कोई मुल्क भी हारना नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल में मीडिया से हट के थोड़ा सा मामला को देखना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान को आप इग्नोर कर नहीं सकते। रह के मामला ये है कि अगर पाकिस्तान में आतंकवादी है, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, अगर पाकिस्तान को बैन करना होता तो सबसे पहले अमेरिका करता। तो आपको आलमी मिजाज को देखना पड़ेगा। अमेरिका ने तो एक काट दी ना अपनी, अमेरिका ने तो एक काट ही दी। अमेरिका ने तो बुनियादी बात मैं ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को क्योंकि पूरी दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती तो इंडिया को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फिर ऑप्शन क्या रह जाती है? ऑप्शन यही रह जाती है कि पाकिस्तान एक प्रॉस्पेरस कंट्री हो, एक पुरसकून मुल्क हो जिससे भारत को टेक ऑफ करने में मदद मिले। इंडिया की मईशत इस वक्त टेक ऑफ स्टेज पे है। इंडिया एक दुनिया का बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, उसके अंदर एक अगर पाकिस्तान हर्डल है तो उसको कोमोडोर जीजे सिंह आखिरी 30 सेकंड और आपके पास और फिर मनोज जी के पास आ रहा हूं। जल्दी आपसे आता हूं, आगे का रास्ता एक ही मैं समझता हूं कि दोनों देशों को, खास करके हमारे देश को, ये जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं इनको ठंडा करना चाहिए ता जो राजनीति ना गरमाए, ता जो एक दूसरे के ऊपर जो माहौल है वो ना गरमाए। वो ठंडा होने से LOC अपने आप ठंडी हो जाएगी। जैसे हमने देखा पहली गवर्नमेंट बिल्कुल इस चीज के ऊपर चुपचाप रहती थी और हम देयर वाज नो, जिसे कहते हैं LOC वॉल्यूशन की इंक्रीज नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में अगर आप LOC की वॉल्यूशन कम करना चाहते हैं, सबसे पहले जबान को कंट्रोल में लाएं, इसको गर्म ना करें। मनोज जी आगे का रास्ता पूछ रहे हैं जी। देखिए, आगे का रास्ता बहुत सरल है। ये जो भी अभी इस बार हमने देख लिया है, जो हमारा अनुभव रहा है, वो अनुभव ये है कि अगर ये वार्ता की जो पूरी प्रतिक्रिया है ये अगर पब्लिक में होती है, मीडिया के सामने होती है, तो यही नतीजा होगा। मैं समझता हूं कि पहले एजेंडा के लिए बैक चैनल की आपस में बातचीत होनी चाहिए। दोनों मुल्क जो हैं वो एक बैक चैनल के लोगों से हो सकता है NSA करें, दोनों NSA करें, तीसरे मुल्क में करें, बैक चैनल की बात करें। ये पहले तय कर लें कि किस तरह से प्रोसीजर होगा। पाकिस्तान और इंडिया दोनों सहमत हैं इस पर, दोनों के एक्सपर्ट्स। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय समाप्त हो गया है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद भारत और पाकिस्तान के मेहमानों को मैं देना चाहूंगा। और वक्त आपके जवाब का, आपकी राय का। सवाल यह था कि आतंकवाद पर पोल खुलने के डर से बातचीत से भागा पाकिस्तान। बड़ी संख्या में आज जवाब मिले हैं, खासतौर पर 98% दर्शक हाँ में जवाब दे रहे हैं, सिर्फ 2% दर्शक नहीं में जवाब दे रहे हैं।